वेरी गुड इवनिंग। हमको बात करनी है LODR की। याद रखना साहब, LODR रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है और हम जिस डेप्थ के साथ पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने के, ये मेरी गारंटी है। चल, मोदी जी की गारंटी नहीं, मेरी गारंटी है। चल शुरू करें। हम LODR में हम चार्ट से पढ़ेंगे, थ्योरी नोट से पढ़ेंगे और थ्योरी नोट्स बहुत एक्सटेंडेड वर्जन में है जो आपको पूरा 110% आपको क्लैरिटी आने वाली है। तो भाई आपका ये सेकंड चैप्टर है, मतलब फर्स्ट चैप्टर है आपका कौन सा वाला चैप्टर है आपका सेबी एक्ट 1992 और सेकंड चैप्टर जो हमने कवर किया है दैट इज कॉल्ड LODR रेगुलेशन 2015 वाले, राइट, 2015 वाले। इस रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ रेगुलेशन में जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो डिवाइडेड करा है कितने चैप्टर्स में यार? 12 चैप्टर्स में, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 है। मतलब जो रेगुलेशन है पूरा का पूरा, बहुत सारे इसमें रेगुलेशंस हैं और वो रेगुलेशंस को क्लब किया है सब इतने चैप्टर्स में। जैसे कि हमारे कंपनीज एक्ट में सब 470 सेक्शन को इन्होंने अलग अलग चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। 9 स्केड्यूल हैं, 1 to 9 हमारे पास हो गए स्केड्यूल्स, वो हमको बात करनी है। बट हमारे पास सिलेबस बहुत थोड़ा ही कवर है, हमारे इंस्टीट्यूट ने ज्यादा सिलेबस कवर नहीं किया। चले, तो भाई ये नोटिफाइड तो हुआ 2 सितंबर 2015 को, बट अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो वो कब से चालू हुआ यार? 1 दिसंबर 2015 से। बहुत ध्यान से, नोटिफाई कब हुआ है? 2 सितंबर 2015 से, बट प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल कब से हुआ? तो वो है डेट 1 दिसंबर 2015, साल का आखिरी महीने का पहला दिन। बात क्लियर है? परफेक्ट। तो ये तो हुआ हमारा LODR का कि भाई कौन सी डेट को इफेक्टिव हुआ और किस डेट को नोटिफाई हुआ, ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। तो भाई 2 सितंबर 2015 इज द डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड 2 सितंबर, राइट, एंड 1 दिसंबर। याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, 2 सितंबर है, 1 दिसंबर है, तो वो तारीख 1 और 2 से आप याद रख सकते हो, राइट। चले आगे हम बात करें यार मेन फीचर्स ऑफ सेबी LODR। पहला पॉइंट, इट अप्लाइज टू ऑल लिस्टेड एंटिटीज। सारी की सारी लिस्टेड एंटिटीज मतलब लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनके ऊपर LODR लगने वाला है, राइट। जो भी आपकी कंपनी है सारी की सारी कंपनी के ऊपर LODR लगने वाला है, ये चीज एक ध्यान रखने वाली है। और सिर्फ ये लिस्टेड कंपनी पे ही नहीं लगता, ये दूसरी जो बॉडी कॉर्पोरेट है जो कंपनी नहीं है उनके ऊपर भी ये रेगुलेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वाला। याद रखना, इसमें हम कुछ आपसे काम करने को नहीं बोल रहे हैं, जो आप काम ऑलरेडी कर चुके हो उसको आपको डिस्क्लोज करना है प्रॉपरली, बस। हम आपको क्या है ये लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। It contains pre-issue obligation, post-issue obligation of the listed entities। भाई इशू लाने के पहले कुछ डिस्क्लोजर दो, इशू लाने के बाद में कुछ डिस्क्लोजर दो, तो ये प्री इशू पोस्ट इशू ऑब्लिगेशन दोनों की बात करता है। कंप्लायंस ऑफ दीज रेगुलेशन बाय द लिस्टेड एंटिटीज वुड एंश्योर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और जिससे राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं किसके? इन्वेस्टर्स के। इट रिप्लेसेस, अच्छा LODR के पहले क्या था? तो भाई ये लिस्टिंग एग्रीमेंट था और लिस्टिंग एग्रीमेंट कंपलसरी कंप्लाई करना पड़ता था सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज को। वैसे ही अब LODR में आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है एंड अ लिस्टिंग एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटी। मतलब लिस्टिंग एग्रीमेंट, नाम से लग रहा है कोई एग्रीमेंट हुआ दो पार्टीज के बीच में। एक पार्टी कौन होगा भाई? सेबी स्टॉक एक्सचेंज। एक कौन होगा? आपका कंपनी, लिस्टेड कंपनी। तो इनके बीच में लिस्टिंग एग्रीमेंट हुआ करता था। अब क्या आ गया आपका इसको रिप्लेस करते हुए? LODR। अगर आपने नॉन कंप्लायंस करा तो भाई कंपनीज एक्ट में तो वहां तो जो है वो है सेबी एक्ट 1992 में पिनल प्रोविजन भी लगेंगे आपके ऊपर। पूरे के पूरे रेगुलेशंस में अगर हम बात करें तो ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी है और प्रोसीजरल प्रोसीजर्स भी है। मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होता है जो मेन बॉडी ऑफ द रेगुलेशन है, चैप्टर 1 से लेकर 12 तक, और
प्रोसीजर पार्ट किस तरीके से काम करना है वो जनरली कहाँ मेंशन होता है, स्केड्यूल्स में, राइट। तो चले, ये चीज है आपका कि भाई पूरे के पूरे रेगुलेशन में इतनी सारी चीजें रहने वाली हैं। चल, तो ये तो हमारा हुआ, क्या चीज हुआ, ये हमारा सब फर्स्ट चार्ट जो हमने बात करी है। पहले हम सेकंड चार्ट को और पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कहां पर, अपने थ्योरी नोट्स में। चले, तो भाई रेगुलेशन 3 जो है, कौन सा है रेगुलेशन, रेगुलेशन 3 जो है वो क्या बोल रहा है कि भाई ये रेगुलेशन एलओडीआर का लिस्टेड एंटिटीज पर अप्लाई होगा जिसकी जिसकी हुज एनी ऑफ द डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज, मतलब वो सिक्योरिटीज को भी यहाँ नोटिफाई किया गया है, आर लिस्टेड ऑन वन और मोर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सीधी बात है साहब, मेरी कंपनी की कोई जरूरी नहीं है इक्विटी शेयर्स, कोई डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज भी लिस्टेड है, कहां पर, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। लॉ ने बोला भैया तेरे को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब ध्यान से, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड, एसएमई एक्सचेंज, आईजीपी। आईजीपी मतलब इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। चल भाई, मेन बोर्ड मतलब ये बात कर रहे हैं साहब बीएससी एंड एनएससी की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी की बात कर दी। दूसरा ये इन्होंने बात करी साहब बी एसएमई। एसएमई क्या होता है भाई, आप मान के चलो जो भी कंपनीज हैं जो छोटी छोटी बट उनको भी लिस्टिंग करानी है, वो उनमें इतनी दम नहीं है कि वो कंप्लाई कर पाए मेन बोर्ड की कंडीशंस, तो लॉ ने बोला भैया आप एसएमई एक्सचेंज पर क्या हो जाओ, लिस्टेड हो जाओ। तो अगर हम बीएससी की बात करें तो bscsme.com है, ये तो हो गया बीएससी का एसएमई एक्सचेंज, और एनएससी का है इमर्ज के नाम से, एनएससी का है इमर्ज के नाम से जो है ओवरऑल। कितनी कितनी कंपनी लिस्टेड है, तो भाई ये आपके पास बीएससी में लिस्टेड है और ये आपके पास एनएससी में लिस्टेड इंफॉर्मेशन है कि भाई कितनी कितनी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं। चले आगे, अगर मेरी कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू की थी, कौन से भाई, नॉन एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, आपको भी एलओडीआर का कंप्लायंस करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मेरी कंपनी ने आईडीआर इशू किया है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, आपको भी किसका कंप्लायंस करना पड़ेगा, एलओडीआर का। अगर मेरी कंपनी ने सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी रिसिट कुछ दी है, वो स्पेशल पर्पस व्हीकल याद आया कुछ, एफएम में पढ़ा होगा आपने, राइट। यूनिट्स इशूड बाय द म्यूचुअल फंड या एनी अदर सिक्योरिटीज एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड, इन सबको एलओडीआर का कंप्लायंस करना पड़ेगा 100%, राइट। इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई किस किस को कंप्लाई करना पड़ेगा, सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड, एसएमई प्लेटफॉर्म, आईजीपी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। क्या होगा थ्योरी में डिटेल में बात करेंगे, एसएमई बारे में बात करनी है हमको, एनसीडी, आईडीआर, यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट या और कोई सिक्योरिटीज जो स्पेसिफाई करी है किसने यार, बोर्ड ने। तो कुल मिलाकर सब ये है आपका रेगुलेशन नंबर 3 की हमने बात करी है। चल, अब हम बात करें पूरी की पूरी थ्योरेटिकल बात कि भाई क्या क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से। ऑन सितंबर 2 2015, ये तारीख हमने याद कर ली है, 2 सितंबर को नोटिफाई हुआ था, 1 दिसंबर 2015 से एप्लीकेबल हुआ था। A significant milestone was achieved in the Indian financial market, theoretical provision है। Landscape with the notification of LODR by the SEBI, SEBI ने लोडर, प्यार से इसको हम क्या बोलते हैं यार, लोडर। These regulation formerly known as the Securities and Exchange Board of India LODR Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulation 2015 were introduced with the dual purpose। सबसे पहली बात तो भैया इनको हार्मोनाइज होना है कंपनीज एक्ट से, आप कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में नहीं जाओगे। The first aim was to align the clauses of listing agreement with the Companies Act. This alignment ensures that all regulatory requirement आर स्ट्रीमलाइन, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करे, कंसिस्टेंट, देयर बाय रिड्यूसिंग कंप्लायंस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एंटिटीज। तो भैया इन्होंने ये हार्मोनाइजेशन किया है किसके साथ में, कंपनीज एक्ट के साथ में। कंसोलिडेशन ऑफ लिस्टिंग कंडीशन, लिस्टिंग कंडीशन को इसी में मर्ज कर दिया गया है।
The second objective was to consolidate the conditions with the other securities listing agreement into the single cohesive regulation. This consolidation signifies the regulatory framework, making it easier for entities to navigate the listing process. Applicability की बात करी भाई तो equity shares listed on main board, SME, ITP institutional trading platform, debt securities, preference shares, GDR, securitized debt instrument, mutual fund या और कोई सिक्योरिटीज इशू की है किसने यार, सेबी बोर्ड ने बताया है। चलो अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी है हमने नोट्स में। नोट्स में क्या यूज करा है भाई, ALT, ऑल्ट। ऑल्ट मतलब नाम रखा है इसका आशीष लीगल टेक। इसका मतलब ये है कंसेप्ट में कुछ भी कोई भी वर्ड है, कंसेप्ट में कोई टेक्निकल पॉइंट है, उसको हमने पूरा एलाबोरेट किया है कि भाई इस मतलब क्या हुआ। याद रखना जो भी येलो मार्क है, येलो मार्क एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, मतलब एग्जाम में शायद ना पूछा जाए, मे भी वो पूछ ले कि भाई मेन बोर्ड क्या होता है, SME प्लेटफॉर्म क्या होता है, ITP क्या होता है, तो आपको यहां से हेल्प मिलेगी 110%। बट अगर एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो भी आपको नॉलेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। तो भाई यहाँ पर वर्ड लिखा है मेन बोर्ड। अब मेन बोर्ड में क्या आते हैं यार, एक आता है साहब BSc, राइट। अब BSc कब हुआ था यार, 1875 में तो ये फाउंड बनाया था। BSc इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया, पूरे के पूरे एशिया में सबसे पुराना है। And serves as a primary platform for trading in equities, debt instrument, derivatives, mutual fund, exchange traded fund, ETF. It lists companies across various sectors including information technology। हुआ भाई बहुत तरह की कंपनी लिस्टेड है BSc में। NSE की बात करें, ये चीज NSE कब आया, 1992 में। BSc आ गया था 1875 में, NSE आया 1992 में। हर्षद मेहता स्कैम मूवी देखी थी, वेब सीरीज। NSE has become the largest stock exchange in India in terms of trading volume and market capitalization. It offers a platform for trading equities, derivative, debts, instrument, ETFs, mutual fund. NSE lists prominent companies from sectors such as technology, finance, banking, pharmaceutical, manufacturing, capital goods sector, defense sector वगैरह, टेक्सटाइल सेक्टर जमाने भर की कंपनीज है। तो याद रखना भाई मेन बोर्ड दो है, एक है BSc और एक है NSE, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है। ये तो हुआ फर्स्ट ऑल्ट जो हमने बात की है। अब एक हमने वर्ड देखा यार SME, राइट, स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज। अब ये क्या कंसेप्ट है यार, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज। अच्छा, BSc SME एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का नेम क्या है इनके, BSc SME एक्सचेंज, और NSC का जो SME एक्सचेंज है उसका नाम है NSC इमर्ज। चार्ट्स में भी देखा था हमने कि भाई BSc का SME एक्सचेंज का नाम क्या है, BSE SME एक्सचेंज, सिंपल नाम रखा है। NSC वालों ने नया क्रांतिकारी नाम ढूंढ लिया, NSC इमर्ज के नाम से, ठीक है। अब हमने आगे बात करी ITP, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मतलब क्या। अरे भाई आप सिंपल पढ़ लोगे यार, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रट लोगे, कोई सेंस नहीं है, बट हाँ डेप्थ में होना चाहिए कि भाई ITP क्या होता है। एग्जाम में कभी शॉर्ट नोट आ जाए, MCQs में कभी पूछ ले भाई ITP क्या है, ये फलाना फलाना एक्सचेंज है, बताइए मेन बोर्ड में आता, SME में आता या ITP में आता, तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है सारे के सारे एक्सचेंज में। चले पढ़े ITP के बारे में। तो ITP इन इंडिया रिफर्स टू द स्पेशलाइज्ड एक्सचेंज। क्या है ये, नॉर्मल एक्सचेंज नहीं है, स्पेशलाइजेशन एक्सचेंज। और सेगमेंट्स वेयर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सच एज म्यूचुअल फंड वाले, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, FII ट्रेड सिक्योरिटीज इन लार्ज वॉल्यूम। ITP एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपन गरीबों के पास नहीं है, ये उन अमीरों के पास है, म्यूचुअल फंड वाले हुए, पेंशन फंड वाले हुए, FII हुए, इंश्योरेंस कंपनी हुए, ये लोग इसको यूज करते हैं। These platforms often the specific features and regulations tailored to meet the needs of the institutional participant। कुछ एग्जाम्पल्स देखें भाई हम कौन कौन से हैं। तो एक है आपका NSC IFSC लिमिटेड,
एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज, आईएफएससी कंपनी गुजरात में है, याद आया, अहमदाबाद में। एनएससी आईएफएससी लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ द एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की होल्डिंग और सब्सिडी है। लोकेटेड एट द आईएफएससी सेंटर इन गुजरात, इंडिया, सबको पता है भाई। It operates an international exchange and offer trading in various segments including equity derivative, currency derivative, commodities. ये तो हुआ एनएससी का। तो एनएससी आईएफएससी ये एक्सचेंज है और ये आईटीपी का एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से। बीएससी का क्या है भाई? तो बीएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन आईएनएक्स, इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज is a wholly owned subsidiary of the Bombay Stock Exchange। भैया एनएससी का wholly owned subsidiary क्या है? एनएससी आईएफएससी। और बीएससी का क्या है? इंडिया आईएनएक्स। फुल फॉर्म आपके सामने है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। ये भी एक आईटीपी प्लेटफॉर्म है, बीएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया। लोकेटेड एट द सेम लोकेशन पर है और सेम काम ये भी करता है। आगे और भी तरीके का आईटीपी होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डेट बिडिंग प्लेटफॉर्म, फुल फॉर्म क्या है? ईबीपी। ईबीपी इज एन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एनएससी वाला दिया एनएससी वालों ने, बीएससी वाला दिया बीएससी वालों ने, ये जो ईबीपी है ये दिया आपको आरबीआई ने। और नाम से ही लग रहा है यार, यहाँ पर क्या काम होगा बेसिकली, डेट इंस्ट्रूमेंट का। अच्छा, आरबीआई है तो ऑब्वियसली ट्रेजरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएंगी, ट्रेजरी बिल आएंगे। पर्पस, it allows institutional investors including bank, primary dealers, insurance companies, mutual fund to participate in auctions, trade government debt securities electronically। ये काम करने को मौका देता है ये। एक और एक्सचेंज है आईटीपी में, ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI, मतलब ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। OTCEI is an electronic stock exchange in India that provides a platform for trading of small and medium-sized company shares, while primarily known for SME. It also facilitates IT institutional trading in these company shares. Purpose, it caters to institutional or retail investors interested in trading shares of smaller companies with transparency and efficiency। ये इसका मतलब है। तो भाई कुल मिलाकर सब हमने 4 तरीके के एग्जाम्पल देखे हैं आईटीपी के। आईटीपी एक स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, म्यूचुअल फंड वालों को, इंश्योरेंस कंपनी वालों को, पेंशन फंड वालों को, एफआईआई को। भैया एनएससी ने एनएससी आईएफएससी दिया, बीएससी वालों ने इंडिया आईएनएक्स दिया, आरबीआई ने ईडीबी दिया, ईडीपी दिया, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक डेट बिडिंग प्लेटफॉर्म ईपीडी, और ओटीसीआई ये है आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए, स्मॉल कंपनीज में अगर काम करना हो तो। चल, तो ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि 2 सितंबर 2015 को नोटिफाई हुआ और इफेक्टिव कब से हुआ है? 1 दिसंबर 2015 से। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जहन में ये हमारे बैठ चुका है। आगे एनालिसिस एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो भाई ये किस किस पर एप्लीकेबल होगा, हमने चार्ट्स में ऑलरेडी बात कर ली है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जो लिस्टेड होंगे मेन बोर्ड पे, एसएमई एक्सचेंज पर, आईटीपी पर, आपको एग्जाम्पल एनएससी बीएससी याद होने चाहिए। एसएमई, बीएससी एसएमई, एनएससी का इमर्ज याद होना चाहिए और आईटीपी के 4 याद होने चाहिए। नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज याद रखना, कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज यहाँ नहीं आएंगे। आईडीआर मतलब नॉन वाले में नहीं आएंगे। सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसीट्स, यूनिट्स इश्यूड बाय द म्यूचुअल फंड, एनी अदर सिक्योरिटी स्पेसिफाइड बाय सेबी, उन पर भी रेगुलेशन 3 लगने वाला है। की पॉइंट्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इफ द रेगुलेशन अप्लाइज टू लिस्टेड एंटिटी बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन का इन्होंने तरीका चेंज किया है। वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज, if the regulation applies to listed entity based on the value of outstanding listed debt securities, regulation apply, दोनों चीजें सेम है कि भाई चांस अगर आपके ऊपर LODR लग गया ड्यू टू मार्केट कैपिटलाइजेशन या ड्यू टू लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज की होल्डिंग के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से,
और बाई चांस साल में वो नीचे हो जाता है, मान के चलो साहब इन्होंने परसेंटेज बोल दिया कुछ कि भाई इतना परसेंट है तो हम आपको ये चीज मान लेंगे। अब लॉ ने बोला बीच में इंटरमिटेंट फॉल हो रहा है, उसके कारण आप एलओडीआर एप्लीकेबिलिटी से नहीं बच सकते, एलओडीआर तो आपके ऊपर लगेगा ही। अब हमने एक देखा था चार्ट्स में आईजीपी, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द आईजीपी इज अ स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज in India. It is designed to facilitate the listing or trading of securities issued by SME. बहुत ध्यान से, आईजीपी एक प्लेटफॉर्म है जो किसके कारण आया है साहब, बीएससी ने लॉन्च करा है, और ये आपको ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज देता है वो से शेयर्स के लिए, वो कंपनीज के लिए जो मेन बोर्ड पे नहीं, जो कहां पर लिस्ट आउट है, एसएमई प्लेटफॉर्म पर, इशूड बाय एसएमईज एंड स्टार्टअप। Here are the key features and details about the IGP. Objective क्या है? Is to provide SMEs and startup with easier access to capital market for raising funds through the issuance of securities like equity shares, convertible securities and more. स्टार्टअप के लिए है, छोटी छोटी एसएमईज कंपनी के लिए ये ऑप्शन है। फीचर्स, सिंप्लीफाइड लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, सिंप्लीफाइड है। आईजीपी ऑफर्स रिलैक्स्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपेयर टू द मेन बोर्ड ऑफ बीएससी। बीएससी का जो मेन बोर्ड है उसकी कंडीशन बहुत हार्श है, बहुत टाइट है, बट जो आईजीपी है बीएससी का, वहां कंडीशन थोड़ा लिबरल दे दी इन्होंने। इट इजियर फॉर द एसएमईज एंड स्टार्टअप्स टू फॉलो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कंपनी, बहुत सारी कंपनीज एसएमई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं। कंपनी लिस्टेड ऑन आईजीपी मस्ट कंप्लाई विद द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। लॉ ने बोल दिया भैया फॉलो तो करना पड़ेगा। The platform aims to attract investors looking to invest in growth-oriented SMEs and startup, providing them with opportunities to participate in the early stage of promising companies. Market structure operates as a segment within the BSC market, especially focused on promoting entrepreneurship, supporting the growth of innovative companies in India. ये काम है इनका, support करना है। Sectorial focus, IGP caters to companies from various sectors like technology. राउट कंपनी यहीं से आई थी भाई, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, अदर इनोवेटिव इंडस्ट्रीज, जोमेटो नाम ले लो आप इनका। लिस्टिंग प्रोसेस की बात है। वन नोटेबल एग्जांपल ऑफ अ कंपनी दैट हैज chosen to list on the IGP of BSC is a राउट मोबाइल लिमिटेड। राउट मोबाइल लिमिटेड, इंडस्ट्री कौन सी थी, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। लिस्टिंग डेट क्या थी, 21 सितंबर 2020। Route Mobile is a leading cloud communication platform service provider catering to enterprise over-the-top OTT players and mobile network operators globally. OTT, याद आया ना? The company provides services such as messaging, voice, email, SMS analytics through its cloud communication platform. तो राउट कंपनी यहाँ पर हुई थी, राउट मोबाइल ने यहाँ पर अपने आप को लिस्ट आउट किया था। This example illustrates how the IGP of BSC supports technology-driven companies like Route Mobile in raising fund, achieving their growth objective through access to capital market. अगर ये नहीं होता तो राउट मोबाइल लिस्ट ही नहीं हो पाती। NSC IGP as such there, अच्छा BSC का IGP हमने बात कर ली है, बट NSC ने ऐसा कोई लॉन्च ही नहीं करा IGP। As such, there is no IGP type platform provided by NSC. However, NSC does have a similar platform called NSC Emerge. ये तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट? अच्छा, आगे हमने और क्या बात करी थी चार्ट्स में कि भाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर है और प्रोसीजरल पार्ट है। तो सब्सटेंटिव प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट इन द मेन बॉडी ऑफ द रेगुलेशन, और प्रोसीजर जो कहाँ होता है शेड्यूल्स में। चले एक और ऑल्ट देखें हम, येलो कलर वाला है, ये आपको सिर्फ नॉलेज वाइज है ये, राइट? सब्सटेंटिव प्रोविजन क्या होता है भाई, मेन बॉडी ऑफ द रेगुलेशन। दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स, रूल्स दैट आउटलाइन द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, ऑब्लिगेशंस फॉर द एंटिटी। दे डिफाइन
what entity must do, the standards they need to meet and the key regulatory expectations बताता है, एग्जाम्पल रूल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह वगैरह। और भाई प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स में आपके पास में शेड्यूल्स आते हैं, तो कुल मिलाकर ये डिफरेंस हुआ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। तो यहां तक हमने चार्ट्स में बात कर ली है। चल, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा कॉन्सेप्ट किसका यार, एलओडीआर का, जिसमें हमने सिर्फ अभी 2 चार्ट की बात की है। चले, फिर हमारे पास क्या है, आपका रेगुलेशन 5 एंड 6 है हमारे पास चार्ट में, यहां पर सीक्वेंस से कवर है। बट पहले हम बात करेंगे रेगुलेशन नंबर 17 की, और ये बात करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो भाई रेगुलेशन नंबर 17 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जिक्र है। क्या बोल रहा है वो, द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बोर्ड में जो भी बोर्ड बनाएगी लिस्टेड कंपनी, उसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का, और एक होना चाहिए महिला निदेशक, 1 वुमेन डायरेक्टर रिक्वायर्ड है। नॉट लेस देन 50% ऑफ द बोर्ड शेल कंप्राइजेज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। भाई 10 होंगे तो 5 तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना ही चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक बात आगे, अगर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कौन है आपका, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अगर चेयरमैन जो है बोर्ड का वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब जिसका कंपनी के डायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, राइट, तो कम से कम 1/3 बोर्ड का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। मतलब अगर टोटल 12 हैं और जो चेयरमैन है मतलब चेयरपर्सन है जो, वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो भाई इसका निकालो आप 1/3, तो कितने एंड आईडी होंगे, 4। आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इफ द लिस्टेड एंटिटी डज नॉट हैव अ रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, मतलब यहां पर एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, कौन है आपका, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, तो लॉ ने बोला फिर 1/2 ऑफ द आईडी होना चाहिए बोर्ड का। मतलब यहीं पर एग्जाम्पल लें तो 12 का 1/2, तो फिर हमें 6 चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अरे भाई जब आपका चेयरपर्सन जो भी है बोर्ड का, अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, डायरेक्टली इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो लॉ ने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम हो तो चल जाएगा। बट अगर ऊपर मुकेश अंबानी है तो फिर नीचे ज्यादा बंदे चाहिए आईडी में, हाफ हो गया। आगे, इफ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इज अ प्रमोटर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है और वो प्रमोटर हुआ लिस्टेड एंटिटी का, या प्रमोटर से रिलेटेड हुआ, या पर्सन ऑक्युपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन। अरे भाई सीधी बात है, यहां पर तो हमने बोल दिया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब मुकेश अंबानी के दामाद साहब हुए, तो लॉ ने बोला यार फिर क्या बचा, तो फिर भैया बोर्ड में आपको 1/2 ऑफ दी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। और लॉजिकल चीज बिल्कुल सही है, राइट, समझ में आ रहा है क्यों ऐसा, क्योंकि आपका नॉन एग्जीक्यूटिव जो चेयरपर्सन है वो कौन है आपका, वो है आपका प्रमोटर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, या रिलेटेड टू द प्रमोटर है, या पर्सन ऑक्युपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन एट द लेवल ऑफ बोर्ड और 1 लेवल बिलो द बोर्ड। तो फिर कितने रखना है, लॉ ने बोला यार, तो फिर हमको रखना है 1/2 ऑफ द बोर्ड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से रेगुलेशन कौन सा है यार, 17। प्रोविजन रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। बिल्कुल सही बात है, साफ साफ 149 में भी लिखा है कि भैया ये प्रोविजन सेक्शन 8 पे नहीं लगेंगे। डिस्क्लोजर अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर शैल बी डिस्क्लोज इन द एनुअल रिपोर्ट सेक्शन 92 वाली। नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वहां डिस्क्लोजर देना है, प्रोस्पेक्टस में भी दो, लेटर ऑफ ऑफर में भी दो, फॉर इशुएंस रिलेटेड फाइलिंग मेड टू द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द कंपनी इज लिस्टेड। सबको बताना है कि भैया हमारी रिलेशनशिप क्या है। ये जो मिस्टर एक्स है ये मुकेश अंबानी के दामाद साहब है। वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको भरनी है 3 महीने में एज पर शेड्यूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से।
तो कुल मिलाकर साहब रेगुलेशन नंबर 17 में फर्स्ट चार्ट में क्या बोल रहा है कि भाई पहली बात तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। फिर बात करिए आईडी कितने होंगे, तो डिपेंड करता है ऊपर कौन बैठा है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है तो लॉ ने बोला 1/3, एग्जीक्यूटिव है तो 1/2। अब अगर नॉन एग्जीक्यूटिव रिलेटेड है, प्रमोटर का रिश्तेदार हुआ, टॉप मैनेजमेंट में है, तो लॉ ने बोला फिर 1/2। फिर तो बात एक ही होगी ना यार। चलिए रेगुलेशन 17 में और क्या क्या लिखा है, मीटिंग ऑफ द बीओडी, द बोर्ड शैल मीट 4 टाइम्स इन अ ईयर, साल में आपको 4 बार मिलना है। मैक्सिमम गैप ऑफ 120 डेज, 2 मीटिंग के दरमियान गैप 120 डेज से ज्यादा नहीं होगा, और यही पॉइंट सेक्शन 173 में भी लिखा है। कोरम 2 और 1/3 है सेक्शन 174, याद आया ना कंपनीज एक्ट का। यहां पर 2 और 1/3 की जगह कितना है, 3 और 1/3। अरे भाई 174 क्या बोलता है, 2 और 1/3, राइट। यहां पर 3 और 1/3 है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। वो कोरम होना चाहिए। पार्टिसिपेशन और डायरेक्टर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाय अदर, वो भी काउंट होगा कोरम में। बेसिक फंडा है ये, वहां पर भी लिखा है, यहां पर भी सेम है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन कमेटी मीटिंग, नेचर ऑफ होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय द पर्सन, अ पर्सन shall not be a member of the committee, मैक्सिमम कितने होंगे यार, 10। A person shall be the chairperson of the committee, 5। बराबर है, एक व्यक्ति मैक्सिमम 10 कमेटी में बन सकता है। एक पर्सन shall be the chairperson of the 5 कमेटी में बन सकता। अरे बहुत सारी तरह की कमेटी बना दी कंपनी, इन्वेस्टर ग्रीवेंस कमेटी, फलाना कमेटी, ढिकाना कमेटी। तो लॉ ने बोला यार आप कितनी कमेटी में चेयरमैन बनोगे, तो भाई 5 में ही बनना, और मेंबर 10 कमेटी में। For the purpose of considering the limit of committee on which a director is can serve, all listed unlisted public company will be included। कौन सी कंपनी शामिल करनी है आपको, पब्लिक कंपनी आपको शामिल करनी है, राइट। बहुत ध्यान से जब भी आप लिमिट काउंट करोगे, अच्छा मैं मैक्सिमम 10 कंपनी में बन सकता हूं एज अ मेंबर, राइट। और अगर मुझे चेयरमैन बनना है, चेयरपर्सन बनना है, तो मैक्सिमम 5 कमेटी में, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग द लिमिट ऑफ कमेटी, तो लॉ ने बोला यार डायरेक्टर रहेगा साहब लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में, विल बी इंक्लूडेड। एंड फॉर अदर कंपनी लाइक प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, उनको एक्सक्लूड कर दो। मतलब 10 और 5 की लिमिट में अगर आप प्राइवेट कंपनी में कमेटी मेंबर हो, उसको इग्नोर कर दो, उसको मत काउंट करो, छोटी कंपनी है, इग्नोर मारो। बड़ी बड़ी कंपनी की बात करेंगे आप। Further, only 2 committees, that is audit committee, stockholder relation, मतलब stakeholder relationship committee, shall be considered for the purpose of the limit, that is membership of other committee will not be considered। Audit committee, stockholder relationship committee को ही consider करना है। इस मतलब कि 10-5 की जब लिमिट काउंट करोगे तो आपको सिर्फ यही कमेटी में चेक करना है, अदरवाइज आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये है हमारा कौन सा वाला यार, रेगुलेशन नंबर 17, जो हमने यहां से बात करी है। अब हम अपने चले थ्योरी नोट्स में कि भाई वहां पर 17 के बारे में क्या क्या लिखा है, क्या क्या जिक्र है, वो हम बात करें। देखो भाई, एक तो हमने ये बात करी है 17(1) में कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड की भाई ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव 50-50% होना चाहिए, एक वुमेन डायरेक्टर रिक्वायर्ड है। प्रोवाइडेड दैट द बीओडी ऑफ द टॉप 1000 listed entity shall have at least 1 woman independent director। टॉप 1000, अब ध्यान से, प्रोवाइडेड दैट बीओडी ऑफ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी, मतलब जो इंडिया में जितनी भी लिस्टेड एंटिटी हैं उसमें टॉप 1000 क्रीम वाली कंपनी 1000 कंपनीज, उनमें एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। अब थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ये हुआ ऑल्ट आपके लिए समझने के लिए। Specify the rules for the composition of BOD of the listed company, hereby in a simple explanation। Board composition rules, optimum combination कितना है, the board must have balanced mix of executive director who are the part of the company management, non-executive director who are not the part of the management but provide independent oversight। non-executive director
मैनेजमेंट का पार्ट नहीं था, वो अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है। द बोर्ड मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 50% होना चाहिए, बात करी है। टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी के लिए एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, बात कर ली है। अच्छा, पहले क्या था यार, ये रिक्वायरमेंट आई थी कब से, 1 अप्रैल 2020 से सारी कंपनी को ये कंप्लायंस करना था। तो भाई HUL ने क्या किया, HUL इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये एक्चुअल है, one of the largest FMCG company listed on both as on the end of the financial year 1920. HUL is ranked with the top 1000 based companies, right? कंप्लायंस करा इन्होंने, इस तारीख को इन्होंने अपॉइंट करा मिस प्रिया पटेल को एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर ऑन हिज बोर्ड बिफोर द डेडलाइन। मिस पटेल एज अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हमको अपॉइंट करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी इनका काम हो जाता। 17(1)(b) क्या बोल रहा है कि भाई चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो भाई 1/3, एग्जीक्यूटिव है तो 1/2, प्रोवाइडेड दैट वेदर रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अगर प्रमोटर से रिलेटेड हुआ किसी भी तरीके से तो 1/2, बात करी थी अपन ने। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज रिलेटेड टू एनी प्रमोटर का मतलब क्या, इफ द प्रमोटर इज अ लिस्टेड एंटिटी, इट्स डायरेक्टर्स अदर देन ID, एम्प्लॉइज, नॉमिनी, उनको भी रिलेटेड मानना है आपको। इफ द प्रमोटर इज अ अनलिस्टेड एंटिटी, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, नॉमिनीज को भी मानना है रिलेटेड। चलो 17(1)(b) का ऑल्ट देखें क्या है कंसेप्ट। 17(1)(b) क्या बोलता है, वो बोलता है 1/2 एंड 1/3 वाली बात, ये लिखा है प्रोविजन। चेयरमैन इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव, तो भाई 1/3 चाहिए। No regular executive chairperson rule if the listed entity does not have a regular non-executive chairperson, that is, if the chairperson is a executive or the entity does not have a non-executive, तो 1/2 चाहिए। Regular non-executive chairperson is a promoter or related person, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ये आपके पास में है। और ये क्या बोल रहा है, related to any promoter मतलब क्या, if the promoter is a listed entity, हो सकता है रिलेटेड पर्सन क्या होगा, डायरेक्टर अदर देन ID को छोड़कर एम्प्लॉइज, नॉमिनीज वगैरह इन सबको मानेंगे, और अनलिस्टेड में भी सेम कॉन्सेप्ट है। फिर आपको सामने एग्जाम्पल है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, कंपनी कौन सी है, ABC लिमिटेड। चेयरपर्सन कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव, फॉर एग्जाम्पल प्रिया शर्मा। बोर्ड में कितने बंदे हैं, 12, तो भाई इंडिपेंडेंट 12 का निकालो 1/3, 4 होना चाहिए। 1 2 3 4 के नाम लिख दिया अपन ने, काम खत्म। नो रेगुलर है मतलब ये एग्जीक्यूटिव हो गया, तो 1/2 निकाल दो, 5 बंदे हो गए, काम खत्म। अगर चेयरमैन कौन है, प्रमोटर है आपका, तो फिर लॉ ने बोला है इस वाले केस में आपको टोटल बोर्ड मेंबर कितने हैं आपके, 8, तो कितना निकालना है, 8 का 1/2, तो कितना आया, 4। तो समरी आपके सामने ये रही। और रेगुलेशन 17(1)(c) क्या बोलता है, BOD ऑफ टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी, वो 1001 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है। 17(1)(c) क्या बोल रहा है, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी शैल कंप्राइज ऑफ नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर, कम से कम 6 डायरेक्टर तो होनी चाहिए। वो पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होते हैं, वो नहीं लगेगा। अगर आपकी टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज में आ रही है तो भैया आपको कम से कम 6 डायरेक्टर रिक्वायर्ड है। 17(1)(d) क्या बोल रहा है, whether listed company has a outstanding special rights equity share, at least half of the board shall comprises of independent director। और इसमें एक 17(1)(a) है। वैसे तो रेगुलेशन एक्चुअल में बात करें तो बहुत बड़ा है, बट हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत सिलेक्टेड पॉइंट्स ही कवर करे हैं, तो वहां पर रेगुलेशन नंबर 17(1)(a) है, वो क्या बोल रहा है, उसने एज लिमिट की बात करी है कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को डायरेक्टरशिप में कंटिन्यू नहीं कर सकते जिसने एज 75 ईयर्स क्रॉस कर दी है। करना है तो SR पास करो। अरे भाई यही चीज तो 196 में भी लिखी है, सेक्शन 196 KMP वाला। अच्छा, रेगुलेशन 17(2) क्या बोलता है, बोर्ड को मिलना है साल में 4 बार, 2 मीटिंग के बीच में गैप मैक्सिमम 120 दिन से ज्यादा नहीं होगा। कोरम 3 और 1/3, 2 और 1/3 कहाँ लिखा है, 174 कंपनीज एक्ट में, यहाँ कितना लिखा है, 3 और 1/3, कंफ्यूज नहीं होना है।
जिसमें एक कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। 17(3) बोलता है कंप्लायंस रिपोर्ट बनाओ, रिव्यू करो। और भाई 17(10) क्या बोलता है? इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी डन बाय द एंटायर बीओडी विच शैल इंक्लूड परफॉर्मेंस कैसा रहा, कंडीशंस, क्राइटेरिया फुलफिल करे हैं कि नहीं करे हैं। क्राइटेरिया में 149 सबसेक्शन 6 को याद कर लो, 6 कंडीशंस आपकी क्राइटेरिया की बात है। तो कुल मिला के ये हमारा रेगुलेशन नंबर 17 तक की हमने बात करी है, राइट। चले, तो ये हमारा रेगुलेशन नंबर 17 तक की बात करी है। बताना बॉस, मजा आया है कि नहीं आया आपको? LODR पढ़ने में हर एक चीज को हमने बारीकी से पढ़ा है। थैंक यू।